Hey guys, welcome back to my channel. Ongoing discussion on puerperium. Now we have reached to the topic abnormal changes during the puerperium. So let's start the video. See, first we start with the puerperial fever. So any fever in the first 10 days, if कोई भी fever होता है first 10 days में after delivery is known as puerperial fever. तो ये हो सकता है अप्रॉक्स टेम्परेचर इसमें 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तब हम इसे पुरपेरियल फीवर कहते हैं. एंड इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है इंडोमेट्राइटिस. ओके, सी एक नॉर्मल यूट्रस के इनर लाइनिंग को हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, आपको पता होना चाहिए. बट प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी के बाद जो ये मेम्ब्रेन जो होती है ना इनर, उस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड उसको हम बोलते हैं इंडोमेट्राइटिस. एंड बट टेक्निकली उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोएमनिनाइटिस बोलते हैं. बिकॉज अभी जो डिलीवरी हुई रहती है ना उस टाइम में उसको कोरियोन लेवल बोलते हैं, इसलिए कोरियोएमनिनाइटिस कहा जाता है उसके इन्फ्लामेशन को, इंडोमेट्रियम के इन्फ्लामेशन को. सो इंडोमेट्राइटिस एंड कोरियोएमनिनाइटिस बोथ आर द सेम. ओके, सो इंडोमेट्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज एंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है इसके लिए गट पैथोजेंस. तो ये बैक्टीरिया मोस्टली होते हैं इकोलाई, क्लिप्सिला, ग्रुप ए, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसा भी एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जो स्टोफोरियस से भी होता है. ओके, सी क्लेमाइडिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेट ऑनसेट इंडोमेट्राइटिस. मीन्स 10 to 15 डेज लेटर अगर इंडोमेट्राइटिस होता है तो वो क्लेमाइडिया की वजह से होता है. नाउ सी द क्लिनिकल फीचर ऑफ द इंडोमेट्राइटिस. सो फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, डिस्चार्ज पर वेजाइनम भी होगा, डर्टी एंड फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, पेशेंट को पेन एब्डोमेन भी हो सकता है. ओके, एंड ऑफ कोर्स किसी भी फीवर में वीकनेस एंड फैटिक तो होता ही होता है. सो इस पेशेंट का जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं ना तो एग्जामिनेशन में लोअर एब्डोमेन टेंडरनेस मिलता है. ओके, तो लोअर एब्डोमेन टेंडरनेस मिलेगा. बट पीवी एग्जामिनेशन में यूट्रस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है. एंड इफ सीवियर इन्फ्लामेशन है ना तो यूट्रस के पीछे जो होता है ना, यूट्रस के पीछे क्या होता है, पाउच ऑफ डगलस होता है ना, तो उसमें बॉगनेस जैसी फीलिंग होगी एंड उसमें जो कलेक्शन हो जाता है कुछ फ्लूइड का. तो इफ एब्सिस बन रहा है ना तो साइन होता है लोअर एब्डोमेन टेंडरनेस एंड यूट्राइन टेंडरनेस एंड एडेनेक्सल टेंडरनेस का. ओके, एंड फुलनेस और बॉगनेस बिहाइंड द यूट्रस. मीन्स जो पाउच ऑफ डगलस होता है ना उसमें कलेक्शन होने लगता है एंड ये जो टेंडरनेस है ये साइन होता है सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, एब्सिस बन रहा है. तो इन साइन से हमें लगता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है एंड ये इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है. तो जो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन है ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स होते हैं ना, जो भी ये सारे इंक्रीज करने लगते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन में ल्यूकोसाइट काउंट जो है ना वो इंक्रीज दिखता है. ओके, सीबीसी कराने पे ये सारे इंक्रीज होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होगा एंड यूएसजी कराने पे पेल्विक कलेक्शन दिख सकता है. मीन्स जो यूट्रस होता है ना, अब देखो ये यूट्रस की साइड व्यू है, ये इसके ऊपर ब्लाडर और ये पेरिटोनियम होता है. ये पीछे जो होता है ना यहाँ पे सैक्रल बोन होते हैं एंड यहाँ पे होता है पाउच ऑफ डगलस. तो ये पाउच ऑफ डगलस यहाँ पे जो है ना कलेक्शन होने लगता है. ओके, सो इसमें आप अगर यूएसजी कराओगे ना तो आपको पेल्विक कलेक्शन दिखेगा, यूट्राइन स्वेलिंग और इंट्रायूट्राइन फ्लूइड भी दिख सकता है. तो इसका ट्रीटमेंट है ना काफ़ी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एंड वो है क्लिंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन. इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर द इंडोमेट्राइटिस. तो इस रिजीम से 90 to 97% जो पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं. सी ब्रेस्ट में एक और क्या हो सकता है, मेस्टाइटिस. इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. सी जो वुमेन ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है ना उनको और ज़्यादा चांस होता है मेस्टाइटिस होने का. बट फीडिंग कराते कराते भी कई वुमेन्स को मेस्टाइटिस हो सकता है. तो मेस्टाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ओके, now see clinical feature of mastitis.
सो इसमें क्लिनिकल फीचर आपको क्या दिखेगा, इंजॉर्ज ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में एक फ्लक्चुएंट मास भी फील होता है। फ्लक्चुएंट मास में से एक कलेक्शन ऑफ द मिल्क होता है एंड उसके साथ जो कलेक्शन ऑफ मिल्क होता है ना और जो ग्लैंड्स है वो उसके साथ होते हैं, तो वो एक साथ सिस्टिक मास जैसा फील देते हैं ब्रेस्ट में। तो जब आप पाल्पेशन करते हो ना, मूविंग फ्लक्चुएंट मास फील होता है ब्रेस्ट में एंड ब्रेस्ट टेंडर टू टच होता है। ओके, सी मोस्टली सिंगल ब्रेस्ट में ही देखने को मिलता है मास्टाइटिस, बट कभी कभी रेयरली ये दोनों ब्रेस्ट में मास्टाइटिस देखने को मिलता है। सो लेट्स सी द ट्रीटमेंट पार्ट। तो जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग की जानी चाहिए, प्रीफर करना चाहिए। ये मास्टाइटिस वाली जो ब्रेस्ट होती है ना, इससे भी फीडिंग दी जा सकती है बेबी को, बट ब्रेस्ट में स्वेलिंग होती है एंड ब्रेस्ट में स्वेलिंग होती है तो क्या होता है, निपल भी इन्फ्लेम्ड होता है ना, एंड जिसकी वजह से बेबी को लैचिंग मीन्स जो ब्रेस्ट को पकड़ने में, निपल को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए फीडिंग जो है ना ब्रेस्ट से, वो पहले जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उससे स्टार्ट करने को पेशेंट को कहते हैं एंड देन इस दूसरे इन्फेक्टेड ब्रेस्ट से भी फीड कराया जा सकता है। ओके, इससे कोई इन्फेक्शन बच्चे को होने का चांस नहीं, इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता। ओके, सो वी कैन एडवाइज मदर टू अप्लाई मॉइस्ट हीट। हम मदर को एडवाइस कर सकते हैं कि मॉइस्ट हीट अप्लाई करें टू एक्सप्रेस द मिल्क आउट। इससे क्या होगा ना, सूथिंग सेंसेशन मिलता है ब्रेस्ट को एंड इट ऑल्सो रिमूव्स कंजेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट। वी कैन गिव द पेशेंट ऑक्सीटोसिन। हम पेशेंट को साथ में ऑक्सीटोसिन भी देते हैं। इसका यूज़ क्या है, तो ऑक्सीटोसिन देते हैं यूज टू एक्सप्रेस द ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने में, लेट डाउन करने में हेल्प करता है। वी ऑल्सो गिव एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स में हम जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली होते हैं सिफेलोएस्पिरिन एंड पेनिसिलिन। सी इफ़ ब्रेस्ट एब्सिस जो है एक फ्रैंक एब्सिस बन जाए तो हम ब्रेस्ट के एब्सिस को ड्रेन भी कर सकते हैं। एंड एक और प्रॉब्लम होती है प्यूरपेडियम में जो कॉमन है, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। ये मोस्टली इकोलाई की वजह से होता है। सी इकोलाई का आप मैनेजमेंट दे सकते हो, बट कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट शुड बी डन। कल्चर सेंसिटिविटी जो टेस्ट होता है ना वो कराना जरूरी होता है, ताकि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एंड कितना कॉलोनी काउंट है और किस ड्रग से कितनी सेंसिटिविटी है ये पता चले। एंड ये पता चलता है ना तो आपकी ट्रीटमेंट जल्दी सक्सेसफुल होती है। ओके, सो कल्चर सेंसिटिविटी शुड बी डन एंड देन स्टार्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। मीन्स जिस से ज़्यादा सेंसिटिव है जिस एंटीबायोटिक से, वो एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करते हैं। और मोस्टली जो ड्रग्स यूज़ होते हैं बट वो सारे हैं सिफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स एंड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। सी नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की एक ये एक वेल एक्सेप्टेड ड्रग है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन में भी। सी नाइट्रोफ्यूरेंटोइन तो कैटेगरी बी ड्रग है एंड इसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी दे सकते हैं। इसमें कोई वैसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। इफ़ गैस्ट्राइटिस होता है अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक चलाने से, देन हम कोई पेंट्रेप्राजोल या एरानिटिडीन की कॉम्बिनेशन में इसको दे देते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटोइन को, ठीक है। बट रिमेंबर, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जब भी किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ अल्कलाइजिंग एजेंट नहीं देते हैं। मोस्टली जब भी कोई यूटीआई का ट्रीटमेंट करते हैं ना तो हम साथ में अल्कलाइजिंग एजेंट जो अल्काजोल नाम का एक सिरप आता है ना वो दे देते हैं। बट नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो है ना वो एसिडिक मीडिया में काम करता है, सो इसके साथ अल्कलाइजिंग एजेंट जो होता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन के साथ ये नहीं देते हैं। ओके, नाउ सी द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये पेल्विक इन्फेक्शन एंड पेल्विक सर्जरी में मोस्ट कॉमनली होता है। तो इफ़ सिजेरियन सेक्शन या इंडोमेट्राइटिस या फिर इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को एंड उसके बाद में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की प्रेजेंटेशन होती है अगर किसी को, तो पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा, पेशेंट प्रेजेंट विथ सिम्टम ऑफ पेन इन द लेग। पेशेंट को क्या होगा, पेन इन द लेग होगा, पेल्विक पेन होगा एंड दिस पेन रेडिएटिंग टू द थाई, और ये पेन जो होगा ना उसका थाई की तरफ रेडिएट करेगा। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस मिलते हैं, इंक्रीज पल्स रेट, फीवर। इन्वेस्टिगेशन आप अगर करते हो तो इन्वेस्टिगेशन में आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज मिलेगा, WBC भी इंक्रीज मिलेगा, ESR भी इंक्रीज मिलेगा। ओके,
सो CT स्कैन MRI डन टू लोकेलाइज द थ्रोम्बस, इसमें क्या कर लेते हैं हम CT स्कैन या MRI करते हैं ताकि थ्रोम्बस जो है वो पता चल जाए। एंड जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है थ्रोम्बस का जो वो डीप पेल्विक वेन में ही होता है। ओके सी ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। तो ट्रीटमेंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फर्स्ट आप उसे रेस्ट दीजिए, बट टोटली बेड रेस्ट लिमिटेड होता है, फिजियोथेरेपी की नीड होती है। सी इसमें आप पेशेंट को कहते हैं कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करते रहने को, तो क्या होगा थ्रोम्बस जो होगा ना वो डिसलॉज होकर एम्बोलिज्म कर सकता है। या फिर अगर उसे आप फुल्ली रेस्ट में रहने को एडवाइस करते हैं तो मे बी थ्रोम्बस का साइज इंक्रीज करता रहेगा बिकॉज पेशेंट फिर से ज़्यादा ही स्टैटिक हो गया। तो ना ही ज़्यादा स्टैटिक होना है ना ही ज़्यादा डे टू डे एक्टिविटी करनी है। सो लिमिटेड फिजियोथेरेपी इज नीडेड। इसमें क्या होता है लिमिटेड फिजियोथेरेपी की नीड होती है एंड स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। एंड साथ में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, वो है IV क्लिंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन, और हिपेरिन भी हम दे सकते हैं 5000 इंटरनेशनल यूनिट से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट OD या फिर BID। INR शुड बी मोर देन 2, ये भी 2 से ज़्यादा होना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस द एंडोक्राइन डिसऑर्डर विच इज सीन इन प्यूरपेरियम। तो ये हो सकते हैं थायराइडाइटिस, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज, शीहन सिंड्रोम, ओके, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी निक्रोसिस इसको भी बोलते हैं, ये सब देखे जाते हैं। तो थायराइडाइटिस इज नोन एज एक्यूट डिस्ट्रक्टिव लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस। ओके, इस डिस्ट्रक्टिव लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस के फर्स्ट 1 to 4 मंथ में, थायराइडाइटिस जो होता है इसके फर्स्ट 1 to 4 मंथ में होता है हाइपरथायरॉयडिज्म प्रेजेंट इन द फर्स्ट 1 to 4 मंथ, एंड जो 4 मंथ से 8 मंथ का जो टाइम होता है उसमें होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, तो जब फर्स्ट 4 मंथ का टाइम जो होता है ना उसमें क्या होता है कि पल्स रेट बहुत इंक्रीज कर जाता है, हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होता है, एंड इसे हम मैनेज करते हैं प्रोपेनॉल से पेशेंट को। एंड आफ्टर दैट जो 4 मंथ फर्स्ट फेज जो बीत जाता है उसके नेक्स्ट जो 4 to 8 मंथ का टाइम होता है उसमें तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो इस हाइपोथायरॉयडिज्म में इस पेशेंट को हम थायरोक्सिन सप्लीमेंटेशन देते हैं। एंड ग्रेव्स डिजीज के साथ इफ पेशेंट प्रेजेंट करता है तो यू नो दैट इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज है। तो अलॉन्ग विथ प्रोपेनॉल, प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल जैसे ड्रग्स भी दिए जाते हैं ग्रेव्स डिजीज में। सीहन सिंड्रोम जो मैं बताई अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या होता है कि डेलिकेट पिट्यूटरी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है ब्लीडिंग की वजह से। तो इफ जेनाइटल ट्रैक्ट से मिनिमल ब्लीडिंग भी हो जाए ना तो पिट्यूटरी उसको भी सेंसिटिव होती है। सिर्फ 500 जो हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है PPH का, उतनी भी अगर ब्लीडिंग हो जाती है ना तब भी कभी कभी पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है। सो वी कॉल इट पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस बोलते हैं। सो ये एक्सेस हेमोरेज में जनरली देखा जाता है। सो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी अकर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होता है। नाउ सी द सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द यूट्रस होता है ना, ये होता है 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे इतना ये डिक्रीज करना चाहिए। बट इफ़ ये स्लो हो जाए तो उसे कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन, या फिर अदर कॉजेज में होते हैं रिटेंड बीट ऑफ द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन एंड ब्लड क्लॉट्स, फाइब्रोमाइड्स। क्लिनिकल फीचर में पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा? तो पेशेंट प्रेजेंट विद द बॉगी और फ्लैबी यूट्रस, पाल्पेबल बियॉन्ड 10 days पर एब्डोमेन। मीन्स 10 days की बाद भी प्यूरपेरियम का जो 10 days बीत गया फिर भी वो पर एब्डोमेन पाल्पेबल होता है यूट्रस। टेंडर यूट्रस होता है, फीवर इज प्रेजेंट, डिस्चार्ज PV देखने को मिलता है। तो इन सब फाइंडिंग से हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को सब इन्वोल्यूशन है। और सब इन्वोल्यूशन के केस में बेस्ट होता है कि यूएस इससे सबसे पहले पता कर लें कि कोई रिटेन बिट तो नहीं है, बिकॉज इफ़ ये ओनली फाइब्रॉइड या फिर जनरलाइज्ड इन्फेक्शन की वजह से देन सर्जरी की नीड नहीं है, आप मेडिसिन से उसे ट्रीट कर सकते हो। बट इफ़ रिटेन बिट है
तो रिटेन ब्रीथ है तो आपको एक जेंटल क्यूरेटाज की नीड होती है. सो वी कैन कंफर्म द डायग्नोसिस बाय द यूएसजी, इसलिए हम यूएसजी करके डायग्नोसिस कंफर्म कर लेते हैं. इफ क्लॉट भी है अगर छोटा सा यूट्रस में तो उसका भी जेंटल क्यूरेटाज करते हैं. अदरवाइज इसका कॉम्प्लिकेशन तो आपको पता है ना, क्यूरेटाज का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, एशरमैन सिंड्रोम होता है. अगर आप जेंटली क्यूरेटाज नहीं करते हो तो क्या होगा, यूट्रस का जो स्क्रैचिंग होगा एंड उसकी वजह से वहाँ पे फाइब्रोज हो जाएंगे एपिथेलियम. सो जेंटल क्यूरेटाज की नीड होती है इफ रिटेन प्लेसेंटल बिट है तो. इसके साथ हम देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं और मिथाइल एर्गोमेट्रिन 0.2 mg की भी टैबलेट TID देते हैं थ्राइस इन अ डे. तो ये कितने टाइम तक देते हैं, फॉर द 5 to 7 days. इट हेल्प्स टू कंट्रैक्ट द यूट्रस. ये जो मिथाइल एर्गोमेट्रिन है ये हेल्प करता है यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में. नाउ सी द साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो डिलीवरी के बाद प्यूरपेडियम में हो सकते हैं. तो मोस्ट कॉमन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो होते हैं पोस्ट पार्टम ब्लूज, जो डिलीवरी के बाद प्यूरपेडियम में प्रेजेंट करती है. एंड इससे जो थोड़ा सा लिस्ट कॉमन है वो है डिप्रेशन एंड साइकोसिस. सो जो पोस्टपार्टम ब्लूज जो होता है ना, इट अकर्स इन द फर्स्ट 5 days. ये फर्स्ट 5 days के अंदर में प्रेजेंट करता है एंड डिजॉल्व बाय द 2 weeks. 2 weeks में ये ख़त्म हो जाता है. एंड ये 50 to 60% जो पेशेंट होते हैं जो प्यूरपेडियम में उनको देखने को मिलता है पोस्टपार्टम ब्लूज से. ये होता है ड्यू टू सडन लॉस ऑफ प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन का जो सडन लॉस होता है ना उसकी वजह से ये प्रेजेंट करता है पोस्टपार्टम ब्लूज. कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें जो सिम्टम होगा वो होगा माइल्ड मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिक्रीज कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, इंसोम्निया होता है, टीयरफुलनेस मीन्स बहुत ज़्यादा क्राई करती है पेशेंट. वो 85% केसेस में देखा जाता है. तो ये होता है फॉर द शॉर्ट टाइम एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड. पोस्टपार्टम पीरियड के तुरंत उसी बाद में होता है. नेक्स्ट हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो इट अकर्स इन द फर्स्ट 3 to 6 months. ये फर्स्ट 3 to 6 month में होता है एंड ये मोस्टली 10 to 15% पेशेंट में ही देखा जाता है. इसमें प्रेजेंट करता है पेशेंट इंसोम्निया, एंजाइटी, लो सेल्फ वर्थ, अनेबल टू केयर फॉर द बेबी एंड बॉन्ड विद द बेबी. इसमें बेबी से उतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है मदर को, या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बिल्कुल नहीं रहता है, वो डिप्रेस्ड रहती है. नेक्स्ट पेशेंट को हो सकता है साइकोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस. ये इट प्रेजेंट विदिन द 2 to 3 month. ओके एंड ये रेयर होता है, लेस देन 1% केसेस में ही देखने को मिलता है पोस्टपार्टम साइकोसिस. इसमें पेशेंट को होता है सीवियर इंसोम्निया, रैपिड मूड स्विंग्स, एंजाइटी होता है एंड साइकोमोटर रेस्टलेसनेस भी होता है एंड डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन के साथ भी पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं. ओके पोस्टपार्टम हेमोरेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एबनॉर्मल प्यूरपेडियम. पोस्टपार्टम हेमोरेज को भी हम एबनॉर्मल प्यूरपेडियम में उसका पार्ट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोस्टपार्टम हेमोरेज जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है. एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी. तो प्राइमरी जो होता है वो फर्स्ट 24 आवर के अंदर होता है. ओके बट सेकेंडरी जो होता है वो 24 आवर के बाद हो सकता है थ्रू आउट द पोस्टपार्टम पीरियड. तो इसलिए ये जो सेकेंडरी पोस्टपार्टम है ये हो गया एबनॉर्मल परपुरियम का द part. Okay, so clear? So that's all. In the next video we will discuss about the cesarean section and indication and contraindication of the cesarean section. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.